Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. I will teach you the first chapter of your BMS first year book शरीर रचना which is शरीरो प्रक्रम। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि जो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। पर्पस मतलब प्रयोजन कि हम किस वजह से आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन इस श्लोक में दिया हुआ है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुष्य विकार प्रशमन च। मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होता है विच इज़ अ हेल्थ, जो पर्सन होता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के विकारों को ठीक करना। विकार मतलब जब उसमें कोई डिसीज़ हो जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है किसी ह्यूमन बॉडी में, तो उसके विकारों को ठीक करना, ये जो है आयुर्वेद का मेन पर्पज़ है। इसके बाद जो सेकंड हेडिंग आती है वो है शरीर शब्द की व्याख्या। इसको हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुशिकते गर्भ संज्ञा अवधि। मतलब जब शुक्र का मतलब होता है स्पर्म एंड शोणित का मतलब होता है ओवम संस्कृत में। तो जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है तो उससे जाइगोट बनता है तथा उसके अंदर जीव संयोगे मतलब जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, जिसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भ संज्ञा अवधि, गर्भ नाम दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज शरीर शब्द की व्युत्पत्ति। तो बुक में ये बहुत लेंथी तरीके से दिया हुआ है और इतना ज़्यादा इसको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने बुक में से मेन पॉइंट इसको शॉर्टकट में करके यहाँ लिख दिया है। आप लोग इतना पढ़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। पहला पॉइंट है शरीर रचना की दृष्टि से। तो शरीर रचना की दृष्टि से जो शरीर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है उसको हम समझ सकते हैं कि शीर्यते इति शरीरम, अर्थात विभिन्न ग्रंथियों की पाक क्रिया से तथा समयानुसार जिसका निरंतर क्षरण होता रहे। क्षरण मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो क्षरण मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, क्योंकि कैटाबॉलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी की। तो जिसका निरंतर क्षरण होता रहे उसे शरीर कहते हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज आधुनिक परिभाषा के अनुसार। आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिक मतलब मॉडर्न। तो मॉडर्न परिभाषा के अनुसार 3 माह तक भ्रूणावस्था को गर्भ कहना चाहिए तथा चौथे महीने से शरीर। ये मैंने यहाँ लिख दिया है 3 मंथ तक एम्ब्रियो और आफ्टर 3 मंथ फीटस कहलाएगा वो। थर्ड है आयुर्वेद संहिता के ग्रंथों के अनुसार। आयुर्वेद संहिता में बहुत सारे ग्रंथ दिए हुए हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन है वो हम ज़्यादा मेन मानते हैं। जैसे चरक हो गए, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। यहाँ सिर्फ मैंने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के ग्रंथ लिए हैं कि उन्होंने अपने ग्रंथों में क्या क्या कहा है। आचार्य चरक ने कहा है कि चेतना अर्थात आत्मा का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के समष्टि का नाम शरीर, ग्रंथों का नाम शरीर, जिसमें जो हमारे पंच महाभूत हैं वो क्या क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं जल, ये हैं हमारे पंच महाभूत। तो आचार्य चरक ने कहा है कि चेतना अर्थात आत्मा का आश्रयभूत, आश्रयभूत मतलब जो आत्मा के रहने की जगह है, यानी कि हमारी बॉडी, और पंच महाभूतों के समष्टि, समष्टि मतलब कंपोजिशन, समष्टि कह सकते हैं हम ग्रुप को, कंपोजिशन को, उसका नाम शरीर है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर, शुक्र शोणित मतलब शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित मतलब ओवम। तो शुक्र शोणित का गर्भाशय में, गर्भाशय मतलब यूट्रस, संयोग होने पर मतलब जुड़ने पर, फ्यूजन होने पर उसमें सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का प्रवेश होता है, उसे गर्भ कहते हैं। गर्भ पर पंच महाभूतों की क्रिया द्वारा, पंच महाभूत मैंने अभी बताए हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, क्रिया द्वारा उसका विकास होता है तथा अंग प्रत्यंग बनते हैं। अंग प्रत्यंग मतलब ऑर्गन्स, उसी का नाम शरीर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शरीर की षडंगता। 6 रीजन ऑफ बॉडी मतलब हमारी बॉडी किन किन रीजन्स में डिवाइड है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आचार्य चरक ने हमारी बॉडी को डिवाइड किया है 2 हाथ, 2 पाँव, शिरग्रीवा और मध्य शरीर में। तो 2 हाथ 2 पाँव 4, शिरग्रीवा 5 और मध्य शरीर 6। आचार्य सुश्रुत ने डिवाइड किया है तच षडंग शाखाश्चस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठ शिर इति। मतलब यह शरीर षडंग, षडंग मतलब होता है 6 अंगों वाला है। जैसे शाखा चतस्त्रो 4 शाखाएं,
4 शाखाएं कौन कौन सी? 2 अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में दोनों हाथ आ जाते हैं और लोअर लिम्ब में दोनों पैर आ जाते हैं। 5वां मध्य शरीर। मध्य शरीर जिसे हम एब्डोमेन एंड थोरैक्स में डिवाइड करते हैं, मिलाकर हम ट्रंक बोलते हैं। और छठा आता है हमारा सिर यानी हेड एंड नेक, मॉडर्न में हम इसे कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। द फर्स्ट वन इज अपर लिम्ब विच इज 2 राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। द सेकेंड वन इज लोअर लिम्ब विच इज ऑल्सो 2 राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। ट्रंक हम किसे बोलते हैं? थोरैक्स प्लस एब्डोमेन को मिलाकर हम ट्रंक बोलते हैं। तो इसमें हमारा थोरैसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन सब आ जाएगा। फोर्थ है हेड एंड नेक। तो अब मैंने इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं, वैसे तो हमें सबको पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का क्या काम होता है? उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ह्यूमन ट्रंक का काम होता है पाचन, श्वास क्रिया, मूत्र निर्माण, रक्त संचार आदि। हेड एंड नेक सभी प्रकार की अभ्यंतर और बाह्य क्रियाओं की आधार भूमि है। मतलब समझ सकते हैं आपकी किसी भी हमें सूचना को ग्रहण वगैरह करना है या उसको कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें हमारा कौन सा सिस्टम वर्क करेगा? हेड एंड नेक वाला। अब आते हैं शरीर शास्त्र के विभाग। शास्त्र के विभाग 2 हैं, रचना शारीरम विच इज़ एनाटॉमी एंड क्रिया शारीरम फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस। किसकी? ह्यूमन बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था शरीर। शरीर के बाद एक सिमिलर वर्ड आता है शारीर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि शरीर वर्ड है या शारीर है। तो शारीर की व्याख्या प्रयोजन। शरीर हमने कंप्लीट किया। शरीर क्या होता है? शरीर के सभी भागों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए वो शारीर है। तो शारीर एक तरीके का मतलब जैसे हम बोलते हैं स्टडी, कि हमें इस पार्ट की स्टडी करनी है या इस पार्ट की स्टडी करनी है, वो शारीर है। शरीर तो हमारी बॉडी हो गई, और शारीर बॉडी के बारे में स्टडी के लिए हम जो पढ़ते हैं वो शारीर है। आयुर्वेद मतानुसार अध्ययन की दृष्टि से शारीर के विभाग। तो ये शारीर के विभाग है कि मतलब ह्यूमन बॉडी की स्टडी को किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ 10 दिए हुए हैं। सबसे पहला है सर्वभूत चिंता शारीरो प्रक्रम। इसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। आप ये साथ साथ लिखते जाइए कि इनका इंग्लिश में हम इनको क्या कहेंगे। तो फर्स्ट वन को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। सेकंड है शुक्र शोणित शुद्धि शारीरम। थर्ड है गर्भाव क्रांति शारीरम। और फोर्थ है गर्भ व्याकरणो प्रक्रम शारीरम। इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। लिख लीजिए, ये है हिस्टोलॉजी, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। और फोर्थ है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को मिलाकर। फिफ्थ है संख्या व्याकरण शारीरम। 6 है मर्म निर्देश शारीरम। मर्म निर्देश शारीरम को हम कहेंगे सर्जिकल एनाटॉमी, या फिर जिसमें वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडी की स्टडी की जाती है। 7 शिरावर्णन विभक्ति शारीरम। शिरावयद विधि शारीरम। धमनी व्याकरण शारीरम। इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे एंजियोलॉजी, जिसमें हमारी धमनी श्रवण वेन्स की स्टडी की जाती है। उसके बाद है 10वां गर्भिणी व्याकरण शारीरम, यानी कि मिडवाइफरी एंड पीडियाट्रिक्स। ओके, इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो ये वाइवा टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अंग प्रत्यंग कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आँखें 31 मिनट, कान 1 घंटा, हृदय 10 मिनट, मस्तिष्क 10 मिनट, पाँव 4 घंटे, हाथ 4 घंटे, त्वचा 5 दिन, अस्थियाँ 30 दिन। अच्छा, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आंखें आधे घंटे के अंदर निकाल दी जाती है। ये बस आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है मृत शोधन शारीर, यानी कि प्रैक्टिकल एनाटॉमी। ये वाला टॉपिक अगर आप बुक में देखेंगे तो इतना लेंथी दिया हुआ है कि मतलब किसी के लिए भी इतना ज़्यादा लेंथी पढ़ना मतलब ना तो इतना इम्पॉर्टेंट है और वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हमें ऐसी स्टडी करनी चाहिए जो स्मार्ट स्टडी कहलाती है, मतलब हमें पता भी सब हो और हमारा टाइम भी कम लगे और हमें याद भी सब रहे। तो मैंने बुक में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर यहाँ पर कुछ नोट किए हैं। आप इतना कर लेंगे, एग्ज़ाम में कर आएंगे तो आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है।
तो मृत शोधन शरीर क्या है? शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों के ज्ञान हेतु अनेक पद्धतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से जिन पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है उनमें सुश्रुत शारीर स्थान के क्रमिक ज्ञान द्वारा डाइसेक्शन द्वारा अच्छे से स्टडी की जाती है। अब है मृत शोधन और उसका महत्व, कि हम ये क्यों पढ़ते हैं मृत शोधन को। मृत शोधन मतलब डेड बॉडी को रखना और उस पर डाइसेक्शन करना, ये हम क्यों करते हैं सब। तो इस पद्धति के अंतर्गत शव संरक्षण यानी कि वही बॉडी प्रेजर्वेशन, मतलब कि कोई डेड बॉडी है तो उसको रखना, और स्वच्छेदन यानी कि उसका डाइसेक्शन करना, दोनों ही का वर्णन है। अब है शव संरक्षण की। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, जिसमें ये सारे पॉइंट्स हो, उस डेड बॉडी को हम सिलेक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, प्रेजर्वेशन के लिए और डाइसेक्शन के लिए। सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या होना चाहिए कि जिस शव में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हों उसी को हम प्रिजर्व करेंगे और उसी का हम डाइसेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी बॉडी में अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो फिर हम उस बॉडी से गॉल ब्लैडर की स्टडी नहीं कर सकते, या यूट्रस नहीं है तो हम यूट्रस की स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसे शव का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। सेकंड पॉइंट है कि जिसकी मृत्यु बड़ी बीमारी से ना हुई हो। थर्ड है जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, क्योंकि इससे भी हमारे ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है। और फोर्थ है जिसकी वर्ष से कम हो। वह सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ डेड बॉडी, कि डेड बॉडी को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने पास प्रिजर्व करने के लिए, फिर उसको डाइसेक्ट करने के लिए। तो शव को, जो हमारी बॉडी है, उसको मूंज, छाल, कुश या क्षण, इनमें से किसी एक से उसके अंग प्रत्यंग को लपेटकर, ये चार चीज़ें दी हुई हैं, मूंज, छाल, कुश या क्षण, इनमें से किसी एक चीज़ से उसके अंग प्रत्यंग को लपेटकर उसे लोहे के पिंजरे में रखकर तेज़ न बहने वाली नदी में, तेज़ न बहने वाली, ये याद रखना, नदी में एक स्थान से बांधकर गलने के लिए रख दें। 1 या 2 सप्ताह बाद उसके गले हुए शव को नदी से बाहर निकालकर मूंछ आदि आवरण को हटाकर खस, बाँस या छाल की कूंचियों से धीरे धीरे घिसकर त्वचा की बाह्य रचना और अंग का ज्ञान करें। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सामान्य संरक्षण द्रव, मतलब एक फ्लूइड होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जहाँ कैडावर होते हैं कि वो उन्हें एक फ्लूइड में डालकर एक रखते हैं। तो उस फ्लूइड को हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या होता है। उसमें होता है श्वेतमल या आर्सेनिक जिसे बोलते हैं हम, संख्या 1 किलोग्राम। पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी होता है 1 kg। जल होगा 8 किलो। फॉर्मेलिन का 4% सॉल्यूशन कितना होगा, 1 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फॉर्मेलिन 4% हो। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये हम अपनी आवश्यकता अनुसार लेंगे, और ग्लिसरीन भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार लेंगे। अब आती है हमारी शव संरक्षण विधि, कि किस विधि से हम अपने डेड बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आप बुक में देखेंगे तो बहुत ही लेंथी करके आपको दिया हुआ है। मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको 5 से 6 लाइन में लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्सेनिक प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट और उसमें 8 ग्राम जल मिलाकर गर्म करेंगे। ठीक है, AR मतलब आर्सेनिक लिख लीजिए। आर्सेनिक, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और उसमें 8 किलोग्राम जल मिलाकर गर्म करेंगे। इसके बाद इसको गर्म करने के बाद फॉर्मेलिन मिला देंगे उसमें। ठीक है, अब उसको छान लेंगे, ये लिखा है यहाँ पर, छान लेंगे। फिर उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट और ग्लिसरीन मिलाएंगे। उसके बाद फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी मतलब हमारी फीमर बोन होती है विच इज़ थाई बोन, उसके सामने की भित्ति को चाकू से काट कर उसमें एक आर्टरी में एक होल करेंगे और उस छिद्र द्वारा द्रव को धमनी में दबाव से प्रविष्ट कराएंगे। धमनी मतलब आर्टरी, दबाव से प्रविष्ट मतलब इंसर्ट, उसके अंदर भेजेंगे। अब द्रव भरने के बाद धमनी को डोरे से बांध देंगे कसकर, ताकि वो वापस ना निकले। और इस पूरी प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे। सावधानियाँ, इसमें क्या क्या सावधानी में बरतनी चाहिए। नाक, कान, गुदा आदि में कपड़ा या रुई भर दें ताकि द्रव बाहर ना निकले, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि नाक से खून बहने लगता है, कान से बाहर आने लगता है या गुदा के थ्रू बाहर आने लगता है। तो इसलिए पहले ही इनमें कपड़ा या रुई भर दें ताकि कुछ भी फ्लूइड हमारा बाहर ना निकले। दूसरा, संरक्षण प्रक्रिया के बाद शव को 1 सप्ताह तक अलग कमरे में रख दें। बेसिकली हम उसे डाइसेक्शन हॉल में रखते हैं, डाइसेक्शन हॉल में रखते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल्स करोगे तब आपको पता चल जाएगा।
महत्व क्या क्या है इसके, कि क्यों हम ये संरक्षण कर रहे हैं और क्यों हम बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं, इतनी सावधानियाँ बरत रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। तो हम कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पज़, मतलब हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे से फॉर सर्जरी पर्पज़, जब सर्जरी सीखने के लिए बेसिकली कि कैसे सर्जरी की जाती है, विभिन्न अवयवों की स्थिति के ज्ञान हेतु, शारीरिक अवयवों की गणना हेतु, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान प्राप्ति हेतु, व्यवहार आयुर्वेद के ज्ञान हेतु तो इसलिए हम अपनी जो है डेड बॉडी को कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप ये नोट्स पढ़ लेंगे तो आप वाइवा में भी आंसर्स कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।